हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस टॉपिक का एक्सक्रीशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, जो कि है एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्शंस जो कि किसी लिविंग सेल के अंदर होती है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो इन दोनों ही रिएक्शंस होने के बाद कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है जिसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो वेस्ट जनरेट होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये वेस्ट जनरेट होगा। इस वेस्ट को बॉडी के अंदर स्टोर करके तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो जगह लेगा, एक्यूमुलेट होगा, वो प्लेस एक्वायर करेगा। तो जब वो प्लेस एक्वायर करने लगेगा तो जो भी सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है और इसी रिमूवल प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे एक्सक्रीशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है। एक्सक्रीशन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक सेल के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्सक्रीशन भी वो सेल खुद से ही करेगा। अगर हम एनिमल्स में देखें तो जैसे जैसे हम इवोल्यूशनरी टर्म्स में आगे बढ़ते जाते हैं तो नए नए स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ह्यूमन में हमारे पास प्रॉपर एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में प्रॉपर एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं होता, बट दे ऑल्सो एक्सक्रीट द वेस्ट। तो हमने देखा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूज़फुल सब्सटेंस। मतलब जो भी बॉडी के अंदर यूज़फुल सब्सटेंस नहीं है, अगर हम अपने घरों में भी देखें तो हमारे पास जो यूज़फुल सब्सटेंस नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। हम अपने घर में स्टोर करके तो नहीं रखते हैं कि भाई वो जगह लेगा, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। एनिमल्स के पास एडवांस और स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है एक्सक्रीशन के लिए, जबकि प्लांट के पास ऐसा कोई वेल डेवलप्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं होता। They do not have specialized organs for excretion and plants is not so complex. तो प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन भी नहीं है। जैसे हमारे पास किडनी होता है, अदर ऑर्गेनिज्म के पास मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है, नेफ्रीडिया होता है। इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म अपने स्किन के थ्रू वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो सबके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, लेकिन प्लांट के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन होता है वो एक सेल ही करता है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अमीबा एंड बैक्टीरिया वेस्ट प्रोडक्ट इनका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से ही रिलीज़ कर दिया जाता है। इनकी सेल, सपोज अगर हम अमीबा की बात करें तो ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट को बाहर रिमूव कर देता है। और अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जैसे वो कैसे काम करते हैं आइए देखते हैं। जैसे इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में वेस्ट स्टोर हो जाएगा, जो भी डाइजेशन होता है उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आ जाएगा। इसको हम CV से नाम दे दें। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ता है और तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है वेस्ट रिमूवल में। जो अनडाइजेस्टेड फूड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जब फूड वैक्यूल का काम ख़त्म हो जाता है, डाइजेशन ख़त्म हो जाता है उसमें, तो उसी में वेस्ट जनरेट होगा, उसी में वेस्ट रह जाएगा। उसी वेस्ट वाले वैक्यूल को ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे। और जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा, जनरल बॉडी के सरफेस पे आएगा, ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन होता है। ये हम देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल आया, फूड एंडोसाइटोसिस हुआ वेसिकल्स में, और लाइसोसोम यहाँ फ्यूज़ कर दिया, तो ये फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद सारी की सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में बिखेर दी जाएंगी, जो डाइजेस्टेड फूड है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आएगा और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एक और डायग्राम हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बॉडी के सरफेस के थ्रू और सिंपल तरीके से निकाल दिया जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो जनरली जो फूड का, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको बाहर निकालता है। इस चीज़ भाई हर चीज़ के मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सरफेस पे आके तेज़ी से एक्सपल्स करता है और वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से बॉडी का पूरा मेंटेनेंस या बैलेंस बना रहता है। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो काफ़ी एडवांस होता है। और पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमंस में एक पेयर होती है किडनी की। हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है। सो ह्यूमंस हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर जो कि यूरिन को कैरी करता है, और यूरिन आकर एक टेम्परेरी जगह पर स्टोर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू जो ओपनिंग है वहाँ से यूरिन पास आउट कर दिया जाता है बॉडी से। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में जो यूरिन है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको कि नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, ह्यूमन में स्पेशली यूरिया प्रेजेंट होता है। तो ये रहा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। हमने देखा राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी, दो किडनी होती हैं। राइट किडनी से राइट यूरेटर और लेफ़्ट किडनी से लेफ़्ट यूरेटर निकल कर आता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें टेम्परेरी यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है पूरा का पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट रीनल आर्टरी, लेफ़्ट रीनल वेल, अरोटा और वेना कवा भी है। तो जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड को लेकर आती है किडनी के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेस्ट है वो ब्लड में ही प्रेजेंट है। तो जब तक किडनी में ब्लड आएगा नहीं तब तक वो फ़िल्टर आउट नहीं होगा। तो किडनी में जो ब्लड लेकर आती है वो रीनल आर्टरी होती है। अरोटा और वेना कवा ये दोनों की ही ब्रांचिंग है। और जो रीनल वेन है वो ब्लड फ़िल्टर हो जाने के बाद जो ब्लड है, जो फ़िल्टर्ड ब्लड है, उसको रीनल वेन किडनी के बाहर लेकर जाती है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो इस तरीके से एक्सक्रिएटरी सिस्टम वर्क करता है। अब हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो रीनल आर्टरी जो है वो लेकर आती है ब्लड जो कि वेस्ट, जिसमें वेस्ट सब्सटेंसेस होता है। किडनी उसको फ़िल्टर करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है और यूरिन किडनी के थ्रू होकर यूरेटर लेकर जाता है ब्लैडर में, जहाँ पे वो स्टोर होता है और यूरेथ्रा उसको रिलीज़ कर देता है। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है।
किडनी का अगर हम फंक्शन की बात करें तो किडनी बहुत सारे फंक्शंस करती है। सबसे पहला फंक्शन यही है उसका कि वो वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर करती है। और कौन से वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को। और वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया, जो कि ब्लड में डिज़ोल्व होता है। और जो मेडिकेशंस होते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, उनके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको ब्लड से रिमूव करती है। ये ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है। ऑस्मोलैरिटी मतलब फ्लूइड बैलेंस या वाटर एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में कितना वाटर रहना है, कौन सा आयन रहना है, वो सब भी मेंटेन करती है किडनी। हमारी किडनी प्रॉपर आयनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करती है, मतलब कौन सा आयन बॉडी में कितना रहना है और कोई एक्सेस आयन है तो उसको बाहर निकालना है, ये सारी चीज़ें भी किडनी ही करती हैं। बॉडी अब जब वो आयन को रेगुलेट कर रही है, इसका मतलब वो पीएच भी रेगुलेट कर रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब अगर हम देखें तो एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो सेल के बाहर फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, लिम्फेटिक सिस्टम भी टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, वो भी एक तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो अगर बॉडी में कहीं भी इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो किडनी उसको रिमूव करने का काम करती है। ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है, जिससे कि वो जो रेड ब्लड सेल्स में हेल्प मेंटेन करती है, बोन हेल्थ को मेंटेन करती है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किडनी का बहुत फंक्शंस हैं, लगभग हमने 6 फंक्शन देखे किडनी के। ये 6 के 6 फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। अगर हम एक किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें, LS काटें, तो हम उसमें देखेंगे कि रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आती है और रीनल वेन ब्लड को लेकर जाती है। इंटरनली देखें तो इंटरनली किडनी बाहर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। इंटरनली वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर रीजन है, ठीक है, जहाँ पे नेफ्रॉन्स के कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और मेडुला वो रीजन है जहाँ पे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसका कॉर्टिकल रीजन में होता है, और बाकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम वो मेडुला स्ट्रक्चर में, इसीलिए आपको यहाँ पे ये लाइन टाइप की दिखाई दे रही है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको रीनल कैल्कुलस कहते हैं। तो सबसे पहले फ्लो ऑफ यूरिन की बात करें तो हम आगे नेफ्रॉन वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, उसके साथ रीनल ट्यूब्यूल, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये वाला, ये ग्लोमेरुलस है, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, फिल्टर होता है, और फिर वहाँ पे यूरिन बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो पूरा का पूरा फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल में फ़्लो करता है। फिर उसके बाद वो रीनल पेल्विस में आता है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ वाला स्ट्रक्चर, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद वो रीनल कैलिसिस में आता है, मैंने अभी आपको बताया कि रीनल कैलिसिस क्या है। देन इट विल गो टू यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से यूरिन का फ्लो मेंटेन रहता है। अब हम एक एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं। अरोटा ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी, और inferior vena cava carry deoxygenated blood away from the kidney। इसको आप रीनल आर्टरी और इसको रीनल वेन भी कह सकते हैं। किडनी रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। राइट वन इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन। क्यों? क्योंकि लिवर की पोजीशन की वजह से, हमारे लिवर की पोजीशन की वजह से जो राइट वाली होती है वो स्लाइटली लोअर होती है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म 3 तरीके की लेयर होती है, तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैरी करता है यूरिन को किडनी से ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर रिजर्वॉयर ऑफ यूरिन है, ये टेम्पररी स्टोर करती है यूरिन को, और
इसकी ओपनिंग को यूरेथ्रा कहते हैं, जहाँ से कि वो यूरिन को पास आउट कर देता है। तो ये हुआ पूरा का पूरा फंक्शन ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं उनका। हम पार्ट्स ऑफ किडनी की बात कर ले। अभी मैंने आपको बताया भी जैसे कि पार्ट्स ऑफ किडनी में सबसे पहले कॉर्टेक्स जो कि आउटर प्रोटेक्शन पोर्शन है, देन मेडुला सॉफ्ट पोर्शन, हाइलम एक डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है यहाँ पे इस तरीके से जहाँ से कि ब्लड वेसल, नर्व्स और यूरेटर इंटर करता है, मतलब ये वो जगह है जहाँ से ये सारे के सारे ट्यूब जाके कनेक्टेड रहते हैं। कॉर्टेक्स वो पार्ट है जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन का, उस जगह को कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद द कलेक्टिंग डक्ट, वो मेडुला पोर्शन में आती है। और पेल्विस एक हॉलो कैविटी है जहाँ पे यूरिन एक्यूमुलेट होता है और यूरेटर से जाके जुड़ता है, मतलब कलेक्टिंग डक्ट जहाँ आके यूरेटर से मिलती हैं उस जगह को पेल्विस कहते हैं। तो ये हमने देखा किडनी का स्ट्रक्चर। और किडनी लगभग 1700 लीटर ब्लड डेली फिल्टर करती है। तो ये फ्लो चार्ट है कि यूरिन कैसे बनता है। उससे पहले हम ज़रा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, मतलब कि यही वो स्ट्रक्चर है किडनी में जो कि एक्चुअल फिल्टरेशन का काम करता है। हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक नेफ्रॉन में 2 पार्ट होता है। हम मतलब 2 पार्ट में नेफ्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं, मालपीजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल। तो पहला मालपीजियन बॉडी, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। मालपीजियन बॉडी में एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं और इसके अंदर कैपिलरी प्रेजेंट होती है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये दोनों ही फिल्टर का काम करते हैं। और रीनल ट्यूब्यूल जो है वो एक्सेस ग्लूकोज, वाटर और इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। रीनल ट्यूब्यूल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले जो कि यू शेप्ड होता है, और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहीं पर सारे के सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं और लास्ट में जो बचता है वो यूरिन होता है। नेफ्रॉन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो नेफ्रॉन में 3 फंक्शन होता है, मतलब 3 स्टेप होता है। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लें तो शायद अच्छे से और समझ में आए। तो अभी हमने देखा था कि किडनी को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। और मैंने बोला कि कॉर्टेक्स वाले जगह पर सारे के सारे कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और मेडुला में सारे के सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, मालपीजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं मालपीजियन बॉडी में क्या आता है। मालपीजियन बॉडी में आता है बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे अगर हम कप में कैपिलरीज को फिल कर दें तो जो कप शेप स्ट्रक्चर होगा उसको बोमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं, और जो उसके अंदर कैपिलरीज हैं उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक्चुअल में जो ग्लोमेरुलस होता है वहीं से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, वहीं पे एक्चुअल फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर आते हैं। तो एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर आ रहा है और आप देख सकते हैं इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके ब्रांच हो जा रही है और पूरे के पूरे रीनल ट्यूब्यूल को रैप की हुई है। मैंने अभी आपको बताया रीनल ट्यूब्यूल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो ये इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके ब्रांच होके इस पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर के स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा ये जाल बना लेती है और उस जाल को बोलते हैं वासा रेक्टा। उस जाल को बोलते हैं वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले की तरफ ये वासा रेक्टा बनाती है और ये पीसीटी, डीसीटी की तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके ब्रांच हो जाती है,
पीसीटी और डीसीटी की तरफ ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है और लूप ऑफ हेनले की तरफ ये पूरा जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको वासा रेक्टा कहते हैं। अब यही जो है वो हेल्प करता है फिल्टरेशन में और रीअब्जॉर्प्शन में। तो आई होप आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने देखा कि स्टेप्स कैसा होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है फिल्टरेशन। अभी फिल्टरेशन कैसे होता है, ग्लोमेरुलस में जैसे ही ब्लड आता है तो वो प्रेशर के थ्रू फिल्टर हो जाता है और जब फिल्टर होकर आता है बोमेंस कैप्सूल में तो उसको बोलते हैं फिल्टरेट। तो अब फिल्टरेट आया कहाँ पे, फिल्टरेट आया बोमेंस कैप्सूल में। नेक्स्ट स्टेप होगा रीअब्जॉर्प्शन। अब जो फिल्टरेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही नहीं आता, अब उस फिल्टरेट में आता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, बहुत सारे आयंस भी आते हैं। तो सारी की सारी चीज़ों को तो हमको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालना है, अपनी बॉडी में हमको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना है, बाकी सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कराना है। तो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले है, ये इन सब को रीअब्जॉर्प्शन का काम कराती है। इसीलिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा हेल्प करती हैं। तो मतलब कि ये पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले से निकलकर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में आ जाता है और थर्ड, और ये सारी की सारी चीज़ें बच जाती हैं। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप में, सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या करता है, जो फिल्टरेट के अंदर बैड सब्सटेंस है उसको वो रीनल ट्यूब्यूल में ही छोड़ देता है और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में अगर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रेसेस है तो वो उसको तो वो उसको पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, या हम कह सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल में, उसको वो डंप कर देता है। तो इस तरीके से 3 स्टेप के थ्रू पूरा का पूरा यूरिन बन जाता है और यूरिन लूप ऑफ हेनले से कलेक्टिंग डक्ट, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा में ले आया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्चुअल में यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में कैसे होता है। तो एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं सबके। रीनल कॉर्पसल्स मतलब कि जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट है, जो कि ग्लोमेरुलस में फिल्टरेट होकर आया है, उसमें वाटर, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। पीसीटी सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करती है, डीसीटी भी सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करती है, लूप ऑफ हेनले एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है जो कि उसका थिन लिम्ब है, और जो थिक लिम्ब है वो सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करती है। ऊपर जो थिक असेंडिंग लिम्ब है वो अमोनियम, सोडियम और क्लोराइड को एब्जॉर्ब करती है। कलेक्टिंग डक्ट में मेजरली वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे, कितना और कैसे होता है। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो हम इस तरीके से भी नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हम एफरेंट आर्टीरियोल हम देख रहे हैं, एफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके ब्रांच हो गई है। देन कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। आगे जाके ये कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है। और ये जो ब्रांच्ड वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा हो गया। ये वासा रेक्टा आगे जाके रीनल वेन में मिल जाता है। अब हम आते हैं हीमोडायलिसिस में। अगर किसी भी ह्यूमन की किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, मतलब ये है कि वो फिल्टरेशन का प्रोसेस नहीं कर पा रही है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो वेस्ट जो है वो बॉडी में कलेक्ट होने लगता है, जो कि सही बात नहीं है। उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उस पेशेंट को डायलिसिस के लिए लेके जाया जाता है। डायलिसिस प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्ट का। इसको हीमोडायलिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उससे बाहर निकालना है, इसलिए इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस
में डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी बार कराना चाहिए। जनरली पेशेंट जो हैं वो 10 से 15 दिन में हीमोडायलिसिस के लिए जाते हैं, ताकि वो जो 10 से 15 दिन में जो भी बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये एक आप डायग्राम देख सकते हैं कि हीमोडायलिसिस कैसे होता है। तो when the kidney fails, it results in lots of complications. To compensate this situation, the technology called dialysis has been developed. इसमें एक मशीन होती है जिसमें कि फ़िल्टर लगा होता है, जिसको डायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ये एक्सेस वाटर, सॉल्ट को भी रिमूव कर देता है और उसके साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको भी रिमूव करता है। इसमें जो ब्लड है बॉडी से वो ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला जाता है और इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स के थ्रू रन कराया जाता है। तो हम डायग्राम से देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि नॉर्मल किडनी और डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी में है कि यहाँ कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं हीमोडायलिसिस का कैसे होता है। ये एक पेशेंट है जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है। तो इस पेशेंट का हम ब्लड, जो कि वेस्ट के साथ वाला ब्लड है, वो हम बाहर निकालेंगे। हम एक आर्टरी से उसको बाहर निकालेंगे और आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो प्रेशर के थ्रू आता है। तो हम उसके प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए एक प्रेशर मॉनिटर लगा देंगे और इसमें हम एक हिपैरिन सॉल्यूशन डालेंगे, मतलब एंटी कोगुलेंट। ब्लड बाहर आ रहा है तो वो कोगुलेट हो सकता है, तो इसके लिए हम हिपैरिन डालते हैं ताकि वो ब्लड कोगुलेट ना हो। और एक प्रॉपर प्रेशर के थ्रू एक कंटेनर में इस ब्लड को फ्लो कराते हैं, जिसको डायलाइज़र कहते हैं। इस डायलाइज़र में डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा होता है या फ्लूइड भरा होता है, जिसका कॉम्पोजिशन, इसका ऑस्मोटिक बैलेंस ब्लड के बराबर होता है। बस अंतर यही होता है कि वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं और इन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाता है अलॉन्ग विथ वाटर, अमीनो एसिड एंड ऑल। और उसके बाद जब वेस्ट रिमूव हो जाता है तो जो फिल्टर्ड ब्लड है वो बॉडी में फिर से दोबारा से इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हीमोडायलिसिस का मैकेनिज़्म काम करता है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन को बार बार रिमूव करते रहना होता है, क्योंकि उसमें वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो बार बार फ्रेश वाला ऐड करते रहते हैं और यूज़ वाले को रिमूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस होता है। ये भी एक डायग्राम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड को बाहर निकाला गया। एक में यूज्ड हिपैरिन ऐड किया गया ताकि ब्लड क्लॉटिंग से बचाया जा सके। देन डायलाइज़र में इसको ले गए जहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं। यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन को बाहर निकाल दिया गया, फ्रेश वाले को ऐड करते गए और उसके बाद क्लीन ब्लड को बॉडी के अंदर भेज दिया गया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी डायलिसिस की मैकेनिज़्म चलती है। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे किडनी काम करती है, किडनी का क्या फंक्शन है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट हैं, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन कैसे होता है 3 स्टेप में कैसे, और उसके साथ अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो डायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।